नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। हालांकि मौर्य एम्पायर से पहले जितने भी वंश देखे हुए थे, नंद वंश देखे हुए थे, नंद वंश तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसका पहले बेसिक ले लेते हैं। उसके बाद उसका जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया और अशोक, इन सभी को हम लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देख लेंगे कि इन सभी शासक से पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, यानी अदर किसी भी स्टेट पीसीएस में, यहाँ तक कि एसएससी रेलवे में भी इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का समय काल कब से कब तक था। तो मौर्य साम्राज्य का जो समय काल था 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। हालांकि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है पूछा जा चुका है, यदि आप लोग घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था। तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है। देखिए आप लोग, ये जो घटना चक्र का बुक है यानी कि भारतीय इतिहास का है, ये अगर इस बुक को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका सभी प्रीवियस और क्वेश्चन मिल जाएगा। और हम कोशिश यही किए हैं कि इसी बुक को कवर करने का कारण है कि इसमें यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है उन सभी क्वेश्चन का संग्रह इसमें मिलता है। हालांकि इसी को कवर किया गया है। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल देख लिए 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है। अब उसके बाद देखेंगे कि मौर्य शासक थे, अब मौर्य साम्राज्य जो था अब उसका शासक थे, उन शासक की अभी तक मतलब मतभेद चलता है कि कौन सा शासक किस जाति से बिलोंग्स करता था। तो उसमें कुछ तथ्यात्मक बात है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे कि महावंश टीका और बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य शासक को क्षत्रिय माना जाता है। क्या क्या माना जाता है? महावंश टीका के अनुसार और बौद्ध धर्म के अनुसार, यानी कि दो वंश के यानी दो धर्म के अनुसार मौर्य शासक जो थे उनको क्षत्रिय माना जाता है। अब कौन कौन थे? दो, एक तो महावंश टीका और बौद्ध धर्म, यानी कि दो धर्म के अनुसार मौर्य शासक को क्षत्रिय माना जाता था। वहीं जैन परंपरा यानी कि जैन धर्म के अनुसार मौर्य साम्राज्य को यानी कि मौर्य शासक को निम्न जाति का माना जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार क्षत्रिय माना जाता था, वहीं जैन धर्म के अनुसार निम्न जाति का माना जाता था। विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य शासक को क्या माना जाता था? तो शूद्र एवं कुलहीन माना जाता था। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या फंसता है कि मौर्य शासक को शूद्र एवं कुलहीन किस के अनुसार माना जाता था? तो मौर्य शासक को मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण के अनुसार शूद्र एवं कुलहीन माना जाता था, जबकि जैन धर्म के अनुसार उसे निम्न जाति का माना जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या माना जाता था? मौर्य शासक को क्षत्रिय माना जाता था। यहां तक इसको क्लियर कर लिए। अब यहां से आगे आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। तो यहां तक देखिए मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 321 से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है, वहां तक क्लियर हो गया। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था, यह भी क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जाता है। और यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन है उसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो वहां आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का 321 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? देखिए, अब मौर्य जो साम्राज्य था उसका स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया। किसके सहायता से किया? तो ये किसके सहायता से किया? चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद जो था
नंद वंश का अंतिम शासक, उसको पराजित कर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। किसके सहायता से किया? तो चाणक्य की सहायता से। कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया। अब किसको पराजित करके किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किसको पराजित कर कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद को पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। क्या घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और देखिए अब हुआ क्या कि पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त कराया। कौन कराया? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को उसकी पराधीनता से क्या कराया था? मुक्त कराया। अब मुक्त कराया, इसी कारण भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता को किस शासक को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों जाना जाता है भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से? वह इसलिए जाना जाता है क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य मुक्त करवाया था। देखिए हुआ क्या कि सेल्यूकस निकेटर जो था, अब वो आया चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने, यानी कि युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से आक्रमण करने आया। अब वो लड़ाई करने आया, लेकिन संजोगवश चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित कर दिया। अब जब पराजित कर दिया, अब ये टाइम कितना था? 305 बीसी, यानी कि 305 ईसा पूर्व के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अब उस घमासान युद्ध में सेल्यूकस निकेटस हार गया। अब हार गया, तो हारेगा तो पहले होता था कि कोई भी अगर राजा, दो राजा के मध्य अगर युद्ध होता है तो कोई भी हारे या जीते संधि होता था। संधि के माध्यम से युद्ध समाप्ति होता था। अब उस एक संधि हुआ। अब इस संधि में क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिया दान में। ठीक है, अब हाथी दान में लेगा। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा उसके बदले? उस संधि के माध्यम से सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम है हेलना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलना। अब उसकी पुत्री से, यानी कि उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेगा। और जब शादी करेगा तो आज की भांति भी पहले, यानी कि इतिहास में भी दहेज प्रथा चलता था। अब उस समय क्या किया, अभी तो हालांकि लोग खुशी से दहेज दे देते हैं, लेकिन पहले जबरदस्ती अगर कोई राजा अगर जी जाता है तो अपने पराजित राजा से जबरदस्ती क्या करता था? दहेज लेता था। अब उस दहेज में जबरदस्ती सेल्यूकस से क्या क्या लेता है देखिएगा, वह पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र अब जबरदस्ती ले लिया। किससे ले लिया? सेल्यूकस निकेटर से। कौन लेगा? ये लेगा, चंद्रगुप्त मौर्य लेगा दहेज स्वरूप। दहेज स्वरूप क्या क्या लिया? ये पूर्वी अफगानिस्तान, यानी कि पूरा पूर्वी अफगानिस्तान ले लेगा, बलूचिस्तान ले लेगा, और सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र क्या करेगा वो? चंद्रगुप्त मौर्य दहेज स्वरूप ले लेगा। अब जब संधि हुआ तो संधि में होता है कि बहुत चीज उस राजा का कुछ मतलब अपने पास रख लेता है। उसी तरह मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र। अब मेगास्थनीज कौन था? अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अब दूत था तो किसके दरबार में आया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहां से क्वेश्चन निकला। देखिए क्वेश्चन क्या क्या निकलता है, पहले गौर से देखिएगा कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। एक क्वेश्चन ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह आया हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है, अब पाटलिपुत्र आया था।
पाटलिपुत्र से एक और क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का श्रेय जाता है उदयन को। देखिए, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने का श्रेय जाता है उदयन से। और ये 63rd बीपीएससी क्वेश्चन पूछा चुका है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाएगा? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा, उदयन के द्वारा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं। ये मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि इंडिका पुस्तक की रचना कहाँ किसके द्वारा किया गया था। तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप घटना चक्र सॉल्व करते हैं तो घटना चक्र में आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब इंडिका पुस्तक की रचना किया था कौन? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया था। इंडिका पुस्तक में क्या किया गया था? मौर्य काल का जो प्रशासन था, प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या किया गया था, उसमें वर्णन किया गया था। अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया था। और इसी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन निकलता है कि पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो आपका इंडिका पुस्तक में जाना जाता है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अब आते हैं, यूनानियों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है कि सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किस। तो इंडिका पुस्तक की रचना कौन किया था? मेगास्थनीज किया था। और अर्थशास्त्र की जो रचना किया था, कौन किया था? वो किया था चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखेंगे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त का जो राज्यपाल था, यानी कि सौराष्ट्र का राज्यपाल, कहाँ का था? सौराष्ट्र का राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने का श्रेय पुष्यगुप्त वैश्य को दिया जाता है। पुष्यगुप्त वैश्य जिस समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, यानी कि निर्माण करवाया गया था, तो ये मतलब जो मिलता है इसका प्रमाण, वो कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो ये प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यहां तक हम लोग देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संरचना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक नजर इधर देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे नीचे था मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक संरचना था, जिसे आज क्या है? आज ग्राम है, उसके बाद पंचायत समिति है, उसके बाद जिला परिषद है। इस तरह भी पहले हुआ करता था। तो पहले क्या था? पहले सबसे नीचे ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, और ग्राम प्रधान का जो मालिक होता था उसे क्या किया जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। पहले होता था ग्राम प्रधान, जो सबसे नीचे लोअर में, जिसे आज ग्राम पंचायत होता है ना, उस तरह पहले ग्राम प्रधान होता था। और ग्राम प्रधान का जो मुखिया होता था उसे हम लोग ग्रामीण कहते थे। फिर जस्ट उसके ऊपर संग्रहण होता था। संग्रहण का मतलब क्या होता था? 100 ग्रामों का समूह। अब जिसे ग्राम, एक ग्राम हो गया, एक ग्राम मतलब एक गांव। अब एक गांव के जो प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। अब फिर ऐसा ये 100 को जो गांव होता था, 100 ग्राम को मिलाकर संग्रहण कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य में 100 ग्राम को मिलाकर क्या कहा जाता था? तो उसे संग्रहण कहा जाता था।
और उसके बाद 100 हो गया, अब आता है 200। तो 200 ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था? तो 200 ग्राम के समूह को खरवाटिक कहा जाता था। खरवाटिक किसे कहा जाता था? तो खरवाटिक 200 ग्राम के समूह को मिलाकर खरवाटिक कहा जाता था। उसी प्रकार 400 ग्राम के समूह को क्या कहा जाता था? द्रोणमुख कहा जाता था। 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। अब आता है कि अब 400 तो हो गया, अब 800 ग्राम। हालांकि देखिए मौर्य साम्राज्य छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब इसको चलाने के लिए अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था, ग्राम में विभाजित किया गया था, द्रोणमुख में विभाजित किया गया था, खरवाटिक में विभाजित किया गया था, स्थानीय में विभाजित किया गया था। उसी प्रकार 800 ग्राम के जो समूह था, 800 ग्राम के समूह को स्थानीय कहा जाता था। ठीक है, 800 ग्राम हो गया। अब इसके ऊपर आता था जिला। ठीक है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हम लोग कहते हैं, जिला या निकाय। तो जिला या निकाय का जो मालिक होता था, जिसे आज जिला में जिला कलेक्टर होता है, डीएम, उसी प्रकार पहले जिला का जो मालिक होता था प्रधान स्थानिक होता था। ठीक है, जिला का मालिक प्रधान स्थानिक। अब उसके ऊपर आता था प्रांत, जैसे आज का राज्य होता है उस प्रकार जिला से ऊपर आता था प्रांत। और प्रांत से सबसे मतलब जो मेन राजा होता था, जिसे आज राज हो गया, फिर राज से ऊपर क्या आता है? पूरा देश आता है। तो वहां कौन बैठा है? प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। उसी प्रकार सबसे ऊपर आता था मौर्य साम्राज्य, जिसका मालिक स्वयं सम्राट होता था। अब सम्राट कौन है? तो यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। इसको हम लोग एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर होता था सम्राट, जो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है। उसके नीचे होता था प्रांत। ठीक है, फिर प्रांत से नीचे होता था जिला निकाय, जिसे हम लोग कहते थे प्रधान स्थानिक, उसका प्रधान होता था। फिर उसके नीचे आता था स्थानीय, यानी कि 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर उसके नीचे 400 ग्रामों का समूह होता था। फिर 200 ग्राम का समूह होता था। फिर 100 ग्राम का समूह होता था। फिर उसके नीचे ग्राम मतलब क्या होता था? ग्राम प्रधान, यानी कि ग्रामीण होता था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संरचना था। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा यानी कि जानने का प्रयास किए हैं, और इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में। यहाँ तक क्लियर है? ये हुआ क्या कि आगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ता है। कितने साल का? तो 12 साल का भयंकर अकाल पड़ता है। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होता है और चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ कहानी खत्म होता है, उसके बारे में आज हम लोग पहले देख लेते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ता है। कितना साल का? 12 साल का भयंकर अकाल पड़ता है। अब जब अकाल पड़ेगा तो क्या करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ मतलब उसके जो अनुयायी थे वो अब चल जाते हैं। कहाँ? वो चल जाएंगे अपना कर्नाटक, श्रवणबेलगोला। ठीक है, कर्नाटक श्रवणबेलगोला की तरफ चल जाएंगे। अब ये कौन है? भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये जब हम लोग जैन धर्म के जब बारे में पढ़ेंगे ना, उस समय आपको पूरा क्लियर मतलब बता दिया जाएगा। अभी इतना समझिए कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अनुयायी चल जाते हैं श्रवणबेलगोला। अब वहां जब जाते हैं तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है? श्रवणबेलगोला में ही संलेखना विधि से ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पड़ता है, वहां संलेखना विधि से अपने प्राण को क्या किया गया था? त्याग दिया गया था। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कहां पर प्राण त्यागा गया था? तो श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया गया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का कौन ऐसा शासक था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही
अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया गया था। जैन धर्म स्वीकार किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने अंतिम समय में, यानी कि जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था? जैन धर्म को स्वीकार किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है और हो सकता है कि बार बार पूछा भी जाए। हालांकि देखिए, आप लोग को जो भी ये वीडियो मिल रहा है, अब ये मत समझिए कि ये वीडियो आपका 20 मिनट 30 मिनट का है, अब इसके पीछे आप लोग मत पड़िए। ये जो आधा घंटा का वीडियो बनता है, इसके पीछे लगभग पूरे भर दिन, यानी कि पूरे दिन भर का मेहनत लगता है। अब ये पूरे वीडियो ऐसा नहीं कि एक ही बुक या 2 बुक का कंक्लूजन मिलता है। आप लोग को हम बता देते हैं इसमें कितने बुक का कंक्लूजन मिलता है। देखिए, एक तो पहले आपका ये हो गया, घटना चक्र का पूरा कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, बिपिन चंद्र का बुक है, इसका कंक्लूजन मिलेगा। उसके बाद एस.के. पांडे का बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, एस.के. पांडे का पूरा कंक्लूजन मिलेगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम का बुक है, स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन मिलता है। और उसके बाद आता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का मेरे पास बुक है। देखिए, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा और एस.के. पांडे, घटना चक्र, इतना बुक पढ़ने के बाद आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, केवल आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होइए, और परेशान होने का भी जरूरत नहीं है। हम खुद मतलब इतना मेहनत कर है ना, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि फिर वीडियो देखने के बाद हमको आशा नहीं लगता कि फिर दोबारा कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत। हाँ, अगर लगता हो कि बुक पढ़े तो आप घटना चक्र बुक उठाइए और घटना चक्र को सॉल्व कीजिए, वहां से आपका सारा कवर हो जाएगा। और एक बार इस वीडियो को भी देखें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।